ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित का संडे एडिशन। आज की कवर स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे संसद में टकराव की नई स्क्रिप्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेन जी जंतर मंतर से लौट गया, लेकिन विपक्ष ने कल संसद के लिए नए सिरे से कमर कस ली है। आंदोलन खत्म हुआ, सियासत अभी भी बाकी। टकराव के नए रास्ते पर सियासत अब चलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बिग स्टोरी में आपको दिखाएंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लॉन्ग टर्म स्टोरी। प्रधान ने त्याग पत्र दिया या उनसे त्याग पत्र लिया गया? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें देखकर सरकार ने प्रधान का टर्म अचानक शॉर्ट कर दिया? और इससे पहले जेन जी के लिए पीएम मोदी का तीसरा इंस्टा मैसेज भी आपको सुना देंगे। और फिर स्पेशल स्टोरी में रात 9:30 बजे जरूर देखिएगा। डेंजरस हो चुके मानसून की ऑल इंडिया रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक बारिश और बाढ़ मुसीबत बनकर टूट रही है। बेबसी लोगों की बढ़ रही है। तो जनहित की आज की लीड स्टोरी संसद में नए संग्राम की सुगबुगाहट से जुड़ी है। स्क्रिप्ट लगभग तैयार, कल से संसद में बस स्क्रीन प्ले होना है। सरकार से धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है और बावजूद इसके संसद में नई लड़ाई छिड़ने के पुरजोर आसार नजर आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों प्रमुख मांगों को सरकार ने मान लिया, लेकिन विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की बुझ चुकी चिंगारी को अब सुलगाने की एक नई रणनीति तैयार की है। तो क्या है वो तैयारी, आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले 4 अहम तस्वीरें देखिए। देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्यभार संभाल लिया है। कल ही वो संसद में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला नया बिल पेश करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो चुका है। जंतर मंतर खाली हो गया है, आंदोलन के तंबू उखड़ चुके हैं। लेकिन अब विपक्ष ने प्रधान के इस्तीफे से आगे की लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और ऐसे में बड़ा सवाल कि संसद क्या आने वाले दिनों में भी चल पाएगी या ठप रहेगी? क्योंकि विपक्ष ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ संसद में सरकार को घेरने का पूरा प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी की मांग करेंगे। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड भी की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग हुआ है, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ऐसे में इस मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में जोर शोर से उठाने की कांग्रेस की रणनीति तैयार है। अब विपक्ष का एजेंडा जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र हित में शिक्षा और परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के एक्शन प्लान पर काम तेज कर दिया है। जेन जी से करीब से जुड़ने और परीक्षा के शुद्धिकरण की गारंटी देने के सिलसिले में प्रधानमंत्री ने 72 घंटे के भीतर आज तीसरी बार सेल्फी मोड में वीडियो शेयर कर दिया। इंस्टाग्राम पर इन वीडियोस को करोड़ों में व्यूज मिल चुके हैं। सबसे लेटेस्ट वीडियो में प्रधानमंत्री ने क्या बड़ा ऐलान किया है, पहले आप वो गौर से सुनिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस हाई पावर टास्क फोर्स का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसमें कौन कौन शामिल हैं, अब आपको उनके बारे में मैं बता देती हूँ। इसकी अगुवाई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी करेंगे। उनके अलावा इस टास्क फोर्स पे इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल
और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा शामिल किए गए हैं। ये सभी देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने में सरकार की मदद करेंगे। इससे पहले जेन जी की डिमांड पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। जनता की मांग पर 12 साल में पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। ऐसे में विपक्ष भी इस मौके को भुनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में बातें पुरानी है, बस सवाल करने का तरीका बदला हुआ है। राहुल गांधी कल तक कैमरे पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने चिट्ठी को अपना हथियार बनाया। इस चिट्ठी में 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग राहुल ने की है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में सुरक्षा बलों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल समेत कई गंभीर आरोप लगाए और आखिर में उन्होंने गृह मंत्री से 2 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह से पहला सवाल, क्या गृह मंत्री के नाते आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दी? अगर नहीं दी तो फिर ऐसा किसने किया? राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह से दूसरा सवाल, सादी वर्दी में छात्रों को लाठी से पीट रहे लोग पुलिस वाले थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती की मंजूरी किसने दी? अब राहुल गांधी गृह मंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो खुद ही गृह मंत्री को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए असल जिम्मेदार भी ठहरा चुके हैं। We hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. ऐसे में साफ है, संसद में कल काम का तो पता नहीं, लेकिन हंगामा जबरदस्त होने के पूरे आसार, क्योंकि कांग्रेस के तेवर हंगामेदार बने हुए हैं, जिस पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। ठीक बात है, इस मुद्दे को हमें जरूर उठाना चाहिए और एज यूजुअल राहुल गांधी जी ठीक समय पर उन्होंने इस मुद्दे पे नजर रखे हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ ये मूवमेंट को कुचलने का नहीं, आपने पुलिस को क्या इशारा किया कि देशवासियों पे आप तोप भी उठा सकते हो। और ये वही राहुल गांधी हैं जो लगातार विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर भारत विरोधी अभियानों का नेतृत्व विदेशों में भी करते हैं और भारत के इंस्टीट्यूशंस को, भारत को बदनाम करने का लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब देखिए, पेपर लीक के खिलाफ सफल आंदोलन का क्रेडिट जेन जी को दिया जा रहा है, क्योंकि लाख मुश्किलों के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों का हुजूम 36 दिन तक डटा रहा, जिसका नतीजा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के प्रस्ताव के रूप में देश के सामने है। लेकिन अब विपक्षी दलों में जेन जी के आंदोलन की कामयाबी को सियासी रूप से कैश कराने की होड़ है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का क्रेडिट सीधे राहुल गांधी को दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स के जरिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया जा रहा है। थैंक यू राहुल गांधी लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ मुंबई में ठाकरे भाइयों ने शिवाजी पार्क में विजय उत्सव रैली का आयोजन किया। इसमें मंच पर दोनों ठाकरे परिवार और मैदान में भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान राज ठाकरे ने तो कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस कार्यकर्ता पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की सफलता का सेहरा राहुल गांधी के सिर बांध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही 2 मुख्यमंत्री इसका क्रेडिट नौजवानों को जेन जी को दे रहे हैं। The education minister of the study minister of the country did not resign. He was made to resign. Yes. It is not any political party or a government wish. It was the wish of the students of this country.
the youth of the country and 130 crore people of this country that we had to protect the future. The future stands with all the youth and the students. So we have to respect their sentiments and protect their interests. हमारे युवाओं का जो डिमांड था, सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों ने आवाज सुनाकर 56 इंच छाती को हराकर विद्या मंत्री का इस्तीफा देने का मजबूरी करवा दिए। जेनजी की सारी मांगें सरकार ने मानी हैं। आंदोलन जेनजी का खत्म हो गया है। इस दौरान नौजवानों को जो जख्म मिले हैं, अब उन पर मरहम लगाने की जरूरत है, न कि इन जख्मों को और कुरेदने की। लेकिन हमारे राजनेता मानते कहां हैं? शिवसेना यूबीटी के अखबार सामना में पार्टी के सांसद कार्यकारी संपादक संजय राउत क्या लिख रहे हैं, जरा उस पर आप गौर कीजिए। वो अपने लेख में लिखते हैं, इटली में मुसोलिनी की सत्ता जनता ने उखाड़ फेंकी। मुसोलिनी को मारकर बीच चौराहे पर फेंक दिया। उसकी शव पर इटली की जनता ने पेशाब किया। इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुसोलिनी के अंत की कहानी भारतीय शासकों को समझनी चाहिए। ये विशुद्ध रूप से एक तरीके से भड़काऊ लेख है, लेकिन संजय राउत हैं कि विरोध के नाम पर कुछ भी लिखने और बोल देने पर आमादा। अभिव्यक्ति की जितनी स्वतंत्रता ले सकते हैं वो सब ले रहे हैं। अनरेस्ट है युवाओं का, जो आपने देखा, असंतोष है जिसकी जिम्मेदारी सरकार है, और ये बढ़ता जा रहा है। सरकार अभी कोमा में चली गई। अब छात्रों का ये जो आंदोलन हुआ है, उससे हर किसी को सबक सीखने की जरूरत है, लेकिन आंदोलन को कुरीदने का काम ऐसा नहीं कि विपक्ष के ही कुछ नेता कर रहे हैं। दरअसल सरकार में बैठे जिम्मेदार मंत्री भी इस जुबानी होड़ में विपक्ष के मुकाबले पीछे नहीं है। जिस ढंग से कोई अमेरिका में बैठा हुआ, अब तो कई राज खुलने वाले हैं। कौन पैसा दे रहा है, किसको जमा करना, और जंतर मंतर का दृश्य क्या रहता था। ये लोग चाहते थे पैसे के बल पे देश को तबाह और बर्बाद करना। प्रधानमंत्री जी को जिस ढंग से गालियां दी जा रही थी, ये किनका साजिश था, कहां से फंडिंग हो रहा था, सारे राज्य अब खुलने वाले हैं। अब केंद्रीय मंत्री का सिर्फ इतना भर कह देना, ये तो जेनजी के जज्बे का अपमान हुआ ना। केंद्रीय मंत्री अगर इस तरीके के षड्यंत्र और साजिश की बात कर रहे हैं, तो फिर तो उसका खुलासा देश के सामने होना चाहिए। सिर्फ इस तरीके की षड्यंत्र और साजिश की बात कहकर केंद्रीय मंत्री पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हैं। सरकार में है ना, सत्ता में है, तो साजिश का खुलासा कीजिए आप। सवाल है देश की युवा पीढ़ी का, जेनजी का। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये जो नेता सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको भी सोच समझकर बयान देना चाहिए। देखिए, लीक प्रूफ शिक्षा और परीक्षा नीति बननी चाहिए। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर हैं। इसीलिए उन्होंने कई कड़े कानून और हाई पावर टास्क फोर्स जैसी ठोस पहल कर दी है। इस बीच आगे जनहित में हमने कल आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी दिखाई थी। आपको बताया था कि सरकार ने बड़े नुकसान को टालने के लिए एक छोटा नुकसान लेना बेहतर समझा, इसीलिए अचानक से यह इस्तीफा हो गया। अब आज आपको मैं इस इस्तीफे का लॉन्ग टर्म प्लान बताने वाली हूं। बाजार को समझने वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान का अंतर अच्छे से समझते हैं। फौरी तौर पर दिखा है कि सरकार ने भी अपना लॉन्ग टर्म राजनीतिक निवेश सुरक्षित रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का टर्म अचानक से कट शॉर्ट कर दिया। सरकार पूरे 5 दिन ऑडिट के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि प्रधान को पद पर बनाए रखा अगर, तो इससे तो 2029 तक का जो निवेश सरकार का है वो प्रभावित हो सकता है। निवेश समझ गए ना आप,
वोटर वाला निवेश, वोट वाला निवेश। दरअसल कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक चीज की कमी पूरे देश को खली, और वो कमी थी टीवी कैमरों पर एनडीए के बयान की। संभव है 12 साल में यह पहली बार हुआ होगा जन दबाव में किसी मंत्री के इस्तीफे पर एनडीए के नेता सहज नहीं हो, लेकिन आज ये मौन टूटा। सुनिए जरा एनडीए के नेता क्या बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जो काम किया, क्योंकि न्यू शिक्षा नीति और ऐसे कई कदम उठाए जो भारत आने वाली पीढ़ी याद करेगा। और उन्होंने जो पदत्याग पत्र दिया इसमें लिखा है कि हमारे देश के खिलाफ जो भी शक्ति शुभ श्रम लगे हुए है, इसका खिलाफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। धर्मेंद्र प्रधान जी contributed a lot. He made more than 100 reforms in the education sector of this country. उन्होंने देश के उन छात्रों नौजवानों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान किया। इसमें असल में स्टूडेंट्स की या किसी की जीत की बात नहीं, ये विषय है कि देश जीता है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और उन्होंने जब ऐसी बात आई तो उन्होंने अपने पद का त्याग किया है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ करूंगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के जमाने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो उन्होंने एक सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। तो आपने सुना, आज बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री खुलकर धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में आए, उनकी जबरदस्त अंदाज में तारीफ करते हुए सुनाई पड़े। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दावे चल रहे हैं इस तरीके के कि वो 2 बार पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। पहली पेशकश उन्होंने की 20 जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद उन्होंने पहली बार इस्तीफा देने की पेशकश की। हालांकि बता दें, ऐसे दावों के कोई प्रामाणिक आधार तो है नहीं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सरकार 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक वेट एंड वॉच के मोड में रही। जेनजी के मूड के पूरे एनालिसिस के बाद ही उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने और उसे फौरन मंजूर करने की रणनीति पर कदम आगे बढ़ाया। अब यह पचा पाना सरल तो नहीं है कि जिस सरकार का ट्रेंड आसानी से न झुकने का रहा हो, जिसकी स्थिरता को खतरा न हो, जिसने अभी कुछ ही दिन पहले ताबड़तोड़ तरीके से अपने सांसदों की संख्या भी बढ़ा ली हो, वही सरकार जेनजी की मांगों के आगे अचानक से कैसे घुटनों पर आ गई। यहां तक कि मंत्री से इस्तीफा तक ले लिया गया। क्या सरकार ने किसी सियासी रणनीति के तहत ऐसा किया है? यह हो सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार भविष्य के नफे नुकसान को जरूर देखती है। यह कोई नई बात तो है नहीं। अब 2029 में लोकसभा चुनाव है, हालांकि अभी पूरे 3 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले देश के 19 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें अगले ही साल 2027 में यूपी, पंजाब समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। फिर 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में चुनाव होंगे। 29 में लोकसभा चुनाव भी होगा और साथ ही साथ 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में देश के यूथ वोटर को, यंग वोटर को, युवा वोटर को नाराज करने का रिस्क ना लेने में ही सरकार को समझदारी दिखी। पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, रोजगार, यही तो युवा के बड़े मुद्दे हैं। देश में 15 से लेकर 29 साल की उम्र के 56 करोड़ वोटर हैं, जो कुल वोटर्स का 40% है। 2024 चुनाव की अगर बात की जाए तो 18 साल जब से आप वोट दे सकते हैं, 18 से लेकर 29 साल के 21 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे, यानी कुल वोटर्स का ये 23% बैठता है। और 2024 में जेनजी के 21% वोट कांग्रेस को गए थे, जबकि उसके मुकाबले कहीं ज्यादा करीब 40% वोट युवाओं का बीजेपी को मिला था। तो ये जितने आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने और जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, उसकी तीनों मांगों को अचानक से मांग लेने के बैकग्राउंड में इस वजह को नकारा नहीं जा सकता। ये वोटर में लॉन्ग टर्म निवेश करने की रणनीति के तहत ही सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा स्वीकार किया। लेकिन सरकार का यह फैसला क्या सरेंडर माना जाएगा
या फिर सरकार का यह फैसला स्ट्रेटेजी माना जाएगा? इसे लेकर अभी से नतीजा निकालना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगा। चुनाव तक रुकना बेहतर रहेगा, लेकिन जन दबाव में ही सही सरकार को आखिरकार 3 मांगे माननी पड़ी और ये 3 मांगों के आगे झुकने में भी 3 संदेश बताए जा रहे हैं। ऐसा बीजेपी बता रही है। राजनीतिक संदेश सामने है। सरकार का रवैया तानाशाह भरा नहीं है, यह संदेश सरकार देना चाह रही है। सरकार जन भावना की अनदेखी नहीं करती, यह संदेश सरकार देना चाह रही है। और देश के युवा और छात्र सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में हैं। प्रशासनिक संदेश भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वो क्या है? एक तो सरकार की छवि किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। मंत्री और मंत्रालय नतीजों के लिए जवाबदेह हैं। नौकरशाही की लापरवाही ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखिए संगठनात्मक संदेश जो इन फैसलों से सामने आ रहा है। जन आक्रोश को हल्के में लेने की गुंजाइश ही नहीं। जनता की समस्याओं के प्रति गंभीरता जरूरी। अनुशासन में कोताही किसी स्तर पर मंजूर नहीं होगी। तो नीट पेपर लीक में सरकार का ओवरऑल मैसेज है कि गलतियों से मुंह चुराएंगे नहीं, बल्कि कमियों को स्वीकारेंगे और उन्हें सुधारेंगे। और यही सरकार का मूल चरित्र है। और इस सरकार में नौकरशाही से लेकर मंत्रिमंडल तक सबकी जवाबदेही है और उसे तय भी किया जाएगा। हालांकि ये तीनों संदेश तभी सक्सेसफुल माने जाएंगे जब सरकार का रिफॉर्म सिर्फ बातों तक सीमित ना रहे, ग्राउंड पर असर दिखे। अगर मंत्री बदल देने और एनटीए का पूरा ढांचा उलट पलट कर देने पर भी पेपर लीक हो गए तो मैसेज तो धरा का धरा रह जाएगा। जेनजी की मेमोरी और मन ये भी तो तभी बदलेंगे ना जब पेपर फुल लीक प्रूफ होंगे। क्योंकि कल से जिस तरीके से त्यागपत्र को त्याग के तौर पर कुछ नेता पेश कर रहे हैं, तो बता दें कि इतिहास में ऐसी त्याग की थ्योरी के खास नतीजे तो निकले नहीं हैं। 1956 लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इससे उनकी नैतिक साख बढ़ी। लेकिन 1957 में कांग्रेस की जीत में इस इस्तीफे की कोई भूमिका नहीं थी। 1958 में LIC मुद्रा घोटाले को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने TT कृष्णमाचारी का इस्तीफा लिया। नेहरू की विश्वसनीयता बढ़ी, लेकिन 1962 में कांग्रेस की जीत में इसकी कोई भूमिका नहीं मानी गई। इंदिरा गांधी ने गंभीर आरोपों के बावजूद ललित नारायण मिश्रा को नहीं हटाया था। 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, लेकिन मुख्य वजह इमरजेंसी थी, भ्रष्टाचार नहीं। यूपीए 1 में शिबू सोरेन समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की साख बढ़ी, लेकिन जो जीत हुई 2009 वाली, उसमें इनकी नहीं बल्कि मनरेगा की बड़ी भूमिका मानी गई। और जिस तरीके से वैश्विक मंदी के दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश पर आर्थिक आंच नहीं आने दी थी, उसको भी एक बड़ी वजह माना गया। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड है कि नैतिक आधार पर इस्तीफे सरकार की साख बढ़ा सकते हैं। अब ये छवि सुधारने का साधन हो सकते हैं, लेकिन त्याग और नैतिकता चुनाव के नतीजे बदलने वाला फैक्टर कभी नहीं रही। ये कभी नोटिस हो जाती है और कभी नहीं भी होती है। और वैसे भी यहां तो इस्तीफा इतनी देर से और इतनी जद्दोजहद के बाद हुआ है कि इसको नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा माना ही नहीं जा रहा है। इसको तो सीधे सीधे दबाव की वजह से दिया गया, मजबूरी में उठाया गया कदम माना जा रहा है। अब आगे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया है। सरकार के साथ हुई बैठक में सीजेपी नेताओं ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद 35 दिन से जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। लेकिन अब सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी के लिए मजबूर करने और केंद्र सरकार से अपनी हर मांग मनवाने के बाद जेन-जी का आंदोलन खड़ा करने वाली सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करेगी? देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर नौजवानों की नाराजगी को, युवाओं का आंदोलन मनाने वाली सीजेपी का फ्यूचर प्लान आखिर क्या है? क्या आंदोलन का नाम देकर सीजेपी अपनी इस मुहिम को आगे भी जारी रखेगी? शिक्षा व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया की निगरानी करने वाला क्या एक बड़ा मंच बनेगी, या सफल आंदोलन से सक्रिय राजनीति वाले सदाबहार फॉर्मूले का विकल्प सीजेपी भी चुनने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार को जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और जंतर मंतर पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने प्रदर्शनकारियों को इसकी खबर दी, तो लगे हाथ भविष्य में अपने संगठन की अगली भूमिका के भी उन्होंने संकेत दिए। सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, यह पहला विकेट है।
ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे। अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी के नेता, आंदोलन में शामिल हुए नौजवान वापस लौट चुके, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व ने आंदोलन की कामयाबी के बाद अपनी आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आप सुन ही रहे थे, अभिजीत डिपके कह रहे हैं कि ये तो पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपने संगठन को जमीनी स्तर पर विस्तार देने की योजना बनाई है। सोशल मीडिया के बाद अब सीजेपी युवाओं को सीधे अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए संगठन के बड़े चेहरे देश के हर राज्य का दौरा करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर युवाओं के भारी समर्थन के बाद जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर पर जेनजी और छात्रों का सैलाब उमड़ा, उसे देखते हुए अब सीजेपी को उम्मीद है कि वो खुद को देश के युवा वर्ग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित कर सकता है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने फिलहाल तो सक्रिय राजनीति में आने की किसी भी संभावना से इनकार किया, लेकिन दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद जाते जाते सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक बार फिर अपने समर्थकों को संदेश दिया कि भविष्य में बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने आंदोलन खत्म होने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में समर्थकों को संबोधित करते हुए अभिजीत डिपके ने एक बार फिर से ये बात दोहराई, जंतर मंतर तो सिर्फ सीजेपी की शुरुआत भर है। I would like to thank each and every supporter of the Cockroach Janata Party, and as I've been saying since day one that this is just a beginning. The Cockroach Janata Party has a long way to go, and for sure we will go a long way. This is just a beginning. Jai Hind. ऐसे ही डटे रहिए, ऐसे ही एकता में रहे, क्योंकि बहुत जल्द जो मैसेज जाना था सरकार को वो तो चली गई, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों की मुलाकात होगी। जो नेता युवाओं के हित में काम नहीं करता, ऐसे नेताओं का सिस्टम में बने रहना बिल्कुल नहीं बनता। तो हम लोग जब जब टाइम आएगा तब तक ऐसे ही यूनाइट होंगे, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस देश को महान बनाएंगे। अपने फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने हाथ में हम लोगों ने ले लिया, और ऐसे ही देश का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने हाथ में लेंगे। सरकार से तो जेनजी ने अकाउंटेबिलिटी का सवाल कर लिया, कामयाबी भी मिली, लेकिन लापरवाह सिस्टम का क्या करें? जेनजी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा विभाग के अधिकारी नप गए, लेकिन ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों की लापरवाही ने फिर से एक मासूम की जान ले ली। 6 साल का अभियान सिस्टम के गड्ढे में गिरा, इस दुनिया से चला गया। ग्रेटर नोएडा में कलाधाम सोसाइटी के पास एक पार्क में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जुड़े ठेकेदार ने बोरिंग के लिए 15 फीट का गड्ढा खोदा और लोगों के मरने के लिए इस गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया। अव्यान नाम का बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में जा गिरा। उसे नहीं मालूम था कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में लापरवाह और कामचोर अंकल भरे पड़े हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कर्मचारियों ने कहां-कहां गड्ढे खोदकर खुले छोड़ रखे हैं। मासूमों के लिए ये मौत के गड्ढे। ना तो वहां उस गड्ढे के पास कोई बैरिकेडिंग लगाई गई, ना कोई खतरे का साइन बोर्ड लगाया गया, बस खुला गड्ढा था, एक बोरिंग मशीन और उसके आसपास मिट्टी का ढेर जो बारिश के बाद कीचड़ में बदल गया था। मौत के बाद अब दर्द से भरे उस बच्चे के पिता ने सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर जो सवाल पूछे हैं, आप सुनिए। अगर आप भी किसी बच्चे के माता पिता हैं तो आपका कलेजा फट जाएगा। एसडीएम साहब से आप उनसे लीजिए, आप क्या कहते हैं? सब लोग हमारा व्यवहार अगर खराब हो ना अथॉरिटी से, सर एक बार कह दिया गला काट लूंगा अपना, सच बता रहा हूँ मैं सर। सर डेली अथॉरिटी का आदमी बैठ रहा है ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी उसकी? सर ये तो निगलेंस ऑफ ड्यूटी हुआ ना सर। अगर मैं सरकारी भाषा में बात करूँ सर, क्रॉस करके मैं करूँगा सर। आई हैव लॉस्ट माय चाइल्ड सर। क्या गड्ढा इतना कीमती मेरे बच्चे से ज्यादा सर, क्या गड्ढा मेरे बच्चे से ज्यादा कीमती हो गया सर। बच्चा गिरा होगा, दलदल में फंसा होगा, बोलने लायक तक नहीं बचा होगा यार, तड़प के मर गया, मौका ही नहीं मिला उसका बचने का यार। सोचो क्या हालत है उस गड्ढे की, आप जाओगे तो आप तक डूब जाओगे यार। बेटे की अर्थी लेकर चल रहे पिता की भाषा से आप समझ जाएंगे कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपको बताना, इनका नाम है सिवान यादव। ये केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हैं, वो टीचर जो लोगों के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और आज इनके ही बेटे को इस लापरवाह सिस्टम ने मार डाला। हत्यारा है ये सिस्टम। अब अधिकारी ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने हमें धोखे में रखा।
क्योंकि ये जिम्मेदारी सुपरवाइजर टेक्निकल ठेकेदार की भी होनी थी कि तुरंत हम लोग को ऊपर अवेयर करता कि जेई को अपने कम से कम अवेयर करता, उसने नहीं किया। और यहाँ से गड्ढा करके एक बांस इधर से एक बांस इधर से रख के एक तरफ से मशीन एक तरफ से मिट्टी का आगे मान लिया कि हो गया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। बकायदे इसकी बैरिकेटिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं किया उसने। जब पहली जांच की गई रात को ही हम लोग ने जब देखा तो इसको सबसे पहले उस ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की। अब अफसर कितनी सफाई दे दें, दिल्ली एनसीआर के लोगों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां का लापरवाह सिस्टम कभी भी कहीं भी अपने नाकारापन की वजह से किसी की भी जान ले सकता है। 16 जनवरी की रात याद है ना आपको, नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी। वो चिल्लाता रहा, इंतजार में रहा कि मदद उस तक पहुंचे। उसके पिता किनारे में खड़े हुए थे, लेकिन यह सिस्टम इतना नाकारा, इतना निकम्मा कि वो लड़का जो आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से वो बच जाए, गाड़ी की छत पर लेट गया था खुद को बैलेंस करने के लिए, उसे बचा नहीं पाया ये सिस्टम। और अब ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के 6 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। दोनों जगह लापरवाही बिल्कुल एक जैसी, गड्ढे को खिला छोड़ा गया, उसमें पानी भरा हुआ था। जो अफसर हैं वो अपनी ड्यूटी करना भूल जाते हैं। आखिर कितना वक्त लगता है अपना काम पूरा करने में, कितना खर्च आता है ऐसी जगह एक बैरिकेड और खतरे का साइन बोर्ड लगा देने में। इंटरनेट पर जो रेट दिख रहा है उसके मुताबिक एक बैरिकेड मुश्किल से 6 से 10 हजार रुपए में आ जाता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का 6048 करोड़ का बजट है। फिर ऐसी क्या कंगाली आ जाती है कि 4 बैरिकेड आप नहीं लगा सकते, या फिर अफसरों पर कामचोरी आपकी हावी हो जाती है। अफसर जो है एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, जहां पर ग्राउंड पर काम चल रहा है वहां जाकर वो मुआयना ही नहीं करते हैं। जब एक लापरवाही ने मासूम की जान ले ली, उसके बाद अब बैरिकेड ही बैरिकेड लगा दिए गए। तमाशा है ये, दिखावा और कुछ नहीं। क्या इससे अथॉरिटी के पाप धुल जाएंगे? सिस्टम का देर से जागना क्या अव्यान की मौत की नींद से बच्चे को जगा पाएगा? क्या उसके माता पिता के आंसू पोंछ पाएगा? अब आके वक्त हो गया है जनहित स्पेशल का। डूबे डूबे शहर, डूबती बस्तियां, शहर बने तालाब, सड़कों पर सैलाब, दरकते पहाड़, मुसीबत बेशुमार। मैदान से पहाड़ तक, आसमान से बरसती आफत, जुलाई ने छीन लिया सुकून। डेंजरस मॉनसून। देश के कई इलाकों में इस वक्त मानसून बड़ी मुसीबत बन चुका है। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्य जहां बेलगाम बारिश की वजह से मूसलाधार आफत है। आज जनहित स्पेशल में मैं आपको डेंजरस मानसून की देशव्यापी रिपोर्ट दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको डूबते गुजरात का हाल दिखा देते हैं, जहां अहमदाबाद समेत कई इलाके जलमग्न हैं। नवसारी, वलसाड़, अहमदाबाद, पाटन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खासतौर से दक्षिणी गुजरात से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी देखिए डेंजरस मानसून की ये वीडियो वाली गवाही। ये तस्वीर अहमदाबाद के बावला इंडस्ट्रियल इलाके की है। ये पूरा इलाका पानी में डूब चुका है,
जितनी दूर तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अहमदाबाद में आसमान से बरसती आफत भले ही थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट अब भी दिखाई दे रहे हैं। गैलब इंडस्ट्रियल इलाके में बारिश के बाद पानी भर गया। आप देखिए कई ट्रक डूबे हुए हैं। पानी इतना ऊपर तक है कि बाइक का सिर्फ हैंडल नजर आ रहा है। पानी कितना ज्यादा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पानी में चल रहे शख्स का आधा शरीर डूबा हुआ है। गैलब इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रियां हैं, मजदूर इसी इलाके में रहते हैं। बारिश हुई तो मजदूर और उनके परिवार यहां फंस गए, जिन्हें नाव के जरिए रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। 3 दिन हुए, 3 दिन से गाड़ी अंदर फंसी हुई है और 200-300 गाड़ी है और सब माल सब भीग गया। हमारा डीजल इंजन में जब पानी आ गया, उसका एक गाड़ी का खर्चा कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया लगता है। अहमदाबाद में पिछले 3 दिन से बेहिसाब बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। वाटर लॉगिंग की वजह से अहमदाबाद राजकोट हाईवे में ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ा। अब ये तस्वीर देखिए, ये नेहरू नगर रोड की है, जहां बारिश की वजह से सड़क धंस गई है और गहरा गड्ढा हो गया है। अहमदाबाद में कई जगह सड़कों का ऐसा ही हाल है। आप देखिए ट्रैफिक लाइट तक इस गड्ढे में समा गई है। अहमदाबाद में 23 जुलाई से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच अहमदाबाद में 295 मिलीमीटर बारिश हुई। अहमदाबाद में एक दिन में ये चौथी सबसे ज्यादा बारिश थी। इससे पहले साल 2000 में एक दिन में 328 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। 25 जुलाई को 31.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 274% ज्यादा है। पिछले 4 दिन में गुजरात के अहमदाबाद में लगातार 15 इंच बारिश के चलते जनजीवन पर इसकी सबसे ज्यादा असर देखने को मिली। एक तरफ जलभराव की स्थिति, दूसरी ओर बोपल, घुमा और शेला जैसे इलाके लगातार 3 दिन तक पानी में रहे, जिसके चलते यहाँ पर रह रहे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक वक्त केंद्र सरकार की ओर से आर्मी की भी मदद ली गई। वहाँ पर तकरीबन 20 लोगों का रेस्क्यू भी हुआ। अहमदाबाद ग्रामीण की बात की जाए तो हाल फिलहाल भी बावला, धौलका और आसपास के जो क्षेत्र है वो अभी भी जलभराव की स्थिति में है, जहां पर प्रशासन की ओर से लोगों को रेस्क्यू करने की कामगिरी शुरू की गई है। गुजरात के बनासकांठा, आणंद, सूरत, खेड़ा, महसाणा, पाटन, नवसारी, महिसागर और वलसाड जिलों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही नवसारी और वलसाड में हुई है। नवसारी की इन ड्रोन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका डूबा हुआ है। गुरुवार से नवसारी में तेज बारिश शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि पूर्णा नदी खतरे के निशान से कई फीट ऊपर बहने लगी और नदी का पानी शहर के अंदर घुस गया। नवसारी का 30% इलाका जलमग्न हो गया। केंद्रीय मंत्री और नवसारी के सांसद CR पाटिल ने आज इलाके का दौरा किया, बाढ़ की स्थिति को रिव्यू किया। उनके साथ गुजरात के डिप्टी CM हर्ष सांघवी भी थे। वलसाड के वापी की ये तस्वीर बता रही है कि आफत कितनी बड़ी है। वलसाड में गुरुवार से जो बारिश शुरू हुई उसने शहर के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ज्यादा पानी बरसा कि अपार्टमेंट में खड़ी कई गाड़ियां डूब गईं। गुजरात में अब तक बारिश से 35 लोगों की मौत की खबर है। सिर्फ वलसाड और नवसारी में 29 लोगों की मौत हुई है। अब तक 42,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। SDRF और NDRF के साथ सेना भी रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से चल रही भारी बारिश के कारण गुजरात के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूरत, वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद और महसाणा समेत कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में जलभराव और कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति का निर्माण हुआ है। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिण गुजरात जोन में 78% हुई है। बारिश के इस मौसम में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 56,000 से ज़्यादा लोगों को टेम्पररी रिलोकेट किया गया है। 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू और रिलोकेशन के लिए आर्मी, BSF, NDRF और SDRF की मदद ली जा रही है। गुजरात में जो बारिश की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ बातचीत की, टेलीफोनिक बातचीत की और गुजरात की स्थिति की समीक्षा की। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गुजरात में सोमवार के बाद और ज्यादा बारिश हो सकती है।
गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। हालांकि अभी हालात गुजरात जैसे खराब नहीं, लेकिन बारिश ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। नासिक, पुणे में पिछले 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियों का पानी बहुत तेजी से खतरे की तरफ बढ़ रहा है। नासिक के कई इलाकों में बाढ़ वाले हालात हैं और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो फिर हालात तो और बिगड़ सकते हैं। ये तस्वीर नासिक के घाटों की है। गोदावरी नदी का रौद्र रूप इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। घाट पर बने मंदिरों का सिर्फ शिखर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। नासिक में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 37 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य से 260% ज्यादा है। 1 जून से अब तक 756 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 93% ज्यादा है। नतीजा ये हुआ है कि गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से पवना बांध के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है। नदी का पानी चंदोरी गांव में घुस गया है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। बाजार बंद है। दुकानों में पानी घुस गया है। जो स्थानिक रहवासी हो गए, शेतकरी वर्ग हो गए, किसान हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, वो उनका बहुत नुकसान हो गया है। और जो मंदिर ये इधर नदी के किनारे 70 से 80% तक पानी में चला गया है। निफाड़ में ट्रैक्टर की मदद से 400 नागरिकों को निकाला जा चुका है। प्रशासन इन लोगों के रहने खाने का इंतजाम करने में लगा हुआ है। प्रशासन को डर है कि अगर पानी इसी तरह बरसता रहा तो बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। नासिक की एक और तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से नदी पुल के ऊपर से बह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल जब नदी का पानी बढ़ता है तो पुल पूरी तरह डूब जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।